मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 आरबीएसई बुक फर्स्ट रेनबो एंड चैप्टर नंबर 4 एंड टॉपिक है लोस्ट स्प्रिंग एंड इसकी राइटर है एनिस जंग। जैसा कि स्टूडेंट्स पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेनबो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि ए रूम 10x8 और उसके आफ्टर पहले जो चैप्टर था फर्स्ट वाटर एंड थर्ड जो हमारा चैप्टर था वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, थर्ड थॉट्स। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक है आज का वो लोस्ट स्प्रिंग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसका टाइटल हमें प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए लॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? खोया हुआ। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वैसे अगर हम बात करें तो कौन सी ऋतु होती है? बसंत सीजन को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मतलब है चाइल्डहुड यानी बचपन, खोया हुआ बचपन। इस टाइटल से ही हमें इसको प्रॉपर्ली समझना है, हमें समझ में क्या आना चाहिए। जैसे खोया हुआ बचपन, खोए हुए बचपन के बारे में जो राइटर है एनिस जंग वो हमें क्या बताना चाहती है, वो सब कुछ यानी अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है एनिस जंग के वो इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर करती हैं और बताती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जरूरी पता होना चाहिए कि जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है वह दिल्ली के सीमापुरी नामक जगह से होती है। कि कभी जो इस चैप्टर में एक बॉय है, लिटिल बॉय है और उसका नाम है साहिब। और देखिए जहाँ तक इस चैप्टर का साल है, पूरा जो इस चैप्टर की स्टोरी है वो साहिब और हमारी जो लेखिका है एनिस जंग राइटर जो है उनके चारों तरफ ही घूमती है, यानी पेरिफेरी है एक तरफ से उनके चारों तरफ। तो देखिए इसमें साहिब जो है वो एक बच्चा है, बॉय है, लिटिल बॉय है। एंड वह जो है घर घर जाता है और सुबह सुबह जो मिल्क है, मिल्क कैंस है, वो अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे भारी भरकम ट्रेमेडाउस जो मिल्क कैंस है वो रखता है, कनस्तर रखता है और उनसे मिल्क की सप्लाई लोगों तक करता है, पहुंचाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि वह एक टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करता है। और सुबह सुबह आता है, सब जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वहां से सुनिए कि राइटर लेखिका जो है एनिस जंग है वो अपने घर में है और साहिब जो है अपने कंधों पर, जो बॉय है, लिटिल बॉय है, उसने कंधों पर वो भारी भरकम मिल्क का जो कनस्तर है वो रख रखा है और वो उसके घर दूध देने आया है। तो राइटर जो है, लेखिका है, वह अपने घर का दरवाजा खोलती है और उसे पूछती है, मानी वो दूध डलवा लेती है और उसके बाद में उसकी इच्छा होती है कि इतना छोटा सा, इतना लिटिल बॉय और वो इस तरह भारी भरकम इतने कनस्तर को उसने अपने कंधों पर डाल रखा है। वह उससे पूछ ही बैठती है, क्या आपकी इच्छा नहीं होती साहब कि आप स्कूल में जाओ? तो जो साहेब है वो रिप्लाई करता है कि नहीं, मेरी इच्छा, हाँ मेरी इच्छा तो होती है लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि मैं जा नहीं पाता हूँ, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है। तो लेखिका जो है, राइटर जो है, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, बैड है उनकी, इसलिए वो नहीं जा पाता है। अब देखिए जो राइटर है, लेखिका है, वो क्या करती है, उससे प्रॉमिस करती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक नया न्यू बिल्डिंग या न्यू स्कूल खुलवा दूं तो क्या तुम इसमें पढ़ने जाओगे? तो साहिब बहुत हैप्पी फील करता है, खुशी अनुभव करता है और वो कहता है हाँ हाँ मैं इस स्कूल में जरूर जाऊंगा यदि मैं आप मेरे लिए स्कूल खुलवा दें। हालांकि राइटर ने, एनिस जंग ने एक अच्छा सा प्रॉमिस उससे किया है कि वो फ्यूचर लाइफ में, फ्यूचर टाइम में उसके लिए एक स्कूल बनवाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर इतना प्रॉमिस करने के बाद और उसकी खुशी को देखकर लेखिका को ये लगता है कि उसने जो प्रॉमिस उससे किया है वो उसे होलो प्रतीत होता है, यानी बिल्कुल खोखला प्रतीत होता है एक तरीके से कि मेरा ये जो प्रॉमिस है वो खोखला है। क्योंकि राइटर ये भी बात जानती है कि मैं आखिरकार एक राइटर हूँ, एक स्कूल का उसके लिए कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊंगी, निर्माण नहीं कर पाऊंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक तो ये स्टोरी बताई गई है साहिब के बारे में, टी स्टॉल के बारे में, और दूसरी इसमें एक छोटी सी अदर स्टोरी और है। देखिए इसमें बताया गया है कि वहाँ राइटर है, लेखिका है, जब भी वहाँ गलियों में उन स्ट्रीट्स में घूमती है तो उसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो कि जैसे ये गार्बेज जो होते हैं, यानी जो कूड़े पात्र जो होते हैं, इनमें माने जो कूड़े के ढेर हैं
गार्बेज हैं, इनमें डस्टबिन है, इनसे कचरा भूनते रहते हैं। जैसे कि हम भी अपने स्ट्रीट्स में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो कि बेयर फुटिंग होता है, नंगे पैर, बेयर फुट जो है, इसके बारे में दूसरा इंसिडेंट या कह सकते हैं जैसे राइटर ने किया है कि राइटर कहती है कि मैं अपने घर के आसपास गलियों में कई बच्चों को देखती हूँ कि जो बेयर फुट नंगे पैर घूमते रहते हैं और कचरा भूनते रहते हैं। तो उन बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मैं राइटर के साथ एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ बच्चों को देखा और उन बच्चों से, उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम मतलब जो स्लीपर्स है या शूज है वो क्यों नहीं पहनते, तुम नंगे पैर जो बेयरफुट क्यों घूमते हो? तो उनमें से एक बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी मदर ने जो मेरे शूज हैं या जो स्लीपर्स हैं उन्हें ऊपर रख रखा है, मैं उन्हें नहीं पहनता। और दूसरे ने जवाब दिया फटाक से, जब वो दूसरे से पूछती हैं, दूसरे बच्चे से, तो वो भी उन्हें जवाब देता है कि अगर मेरी मदर मुझे उतार कर दे भी दे, ताक में रख रखे हैं, ऊपर रख रखे हैं, अगर मेरी मदर मुझे उतार कर भी दे दे वो शूज या स्लीपर्स पहनने के लिए, तो भी मैं उन्हें फेंक दूं, मैं उन्हें नहीं पहनूंगा। यानी एक तरीके से जो राइटर है वो कहती है कि बेयरफुट में, बड़ी धूप में चलना नंगे पैरों और उस धूप को सहन करते हुए और ठंड को सहन करते हुए पैदल चलना, स्लीपर्स ना पहनना, तो राइटर अपने आप ही कहती है, अपना एक्सपीरियंस वो गैन करती है कि शायद बेयरफुट रहना, नंगे पैरों में पैर रहना, अगर इनके पास शूज हो तो भी ये नहीं पहनेंगे, क्योंकि एक तरीके से बेयरफुट रहने का एक ट्रेडिशन, एक परंपरा इन लोगों में डेवलप हो चुकी है और उसी को वो फॉलो करते जा रहे हैं। कहा जाता है जो इंसान जिस सिचुएशन में रहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेता है। तो शायद ये जो कचरा भूनने वाले लोग हैं वो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने अपने को आपको इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, बना लिया। यानी एक बेयरफुट रहने का ट्रेडिशन, नंगे पैर चलने का ट्रेडिशन, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उन्होंने एक तरीके से अपना लिया है। अब इसमें एक थर्ड, इस चैप्टर में एक थर्ड जो हम कह सकते हैं इंसिडेंट है वो आया है कि फिरोजाबाद देखिए राइटर क्या है वो बच्चों के इस ग्रुप के साथ जो कि कचरा भूनते हैं उन ग्रुप के साथ एक बार फिरोजाबाद जो सिटी है वहाँ जाती हैं। तो हमें पता है कि इंडिया में फिरोजाबाद जो सिटी है वो बेंगल मेकिंग के लिए फेमस है। बेंगल मेकिंग यानी 5 की जो चूड़ियां हैं बेंगल मेकिंग उसके लिए फेमस है। तो वहाँ भी वह एक बच्चे का पीछा करते हुए उसके साथ उसके घर की तरफ पहुंच जाती है। तो वहां वो देखती है कि उनके जो फिरोजाबाद नामक सिटी है वो बेंगल मेकिंग के लिए फेमस है और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही उन फैक्ट्रीज में या अपने हाउसेज में बेंगल्स बनाते रहते हैं। और बेंगल्स बनाने से क्या होता है कि जो ग्लासेस होते हैं उनका जो कह सकते हैं ग्लासेस होते हैं उनका ग्लासेस का कोई ना कोई पार्ट, उनकी जो आई साइट है वो बिल्कुल वीक हो जाती है। वहां पर उनके पास बैठने से आई साइट है वो चाइल्डहुड में उनकी वीक हो जाती है। उनकी भी नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की भी हो जाती है। और उसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे फिरोजाबाद की गलियों में बैठे देखती हैं कि ये जो है बच्चे हैं वो जिनके स्कूल में जाने का टाइम है, एज है, उम्र है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं वहाँ और उन बेंगल मेकिंग को बनाने में, बेंगल्स को बनाने में। तो उनकी जो आई साइट है वो बचपन में ही चाइल्डहुड में बहुत वीक हो जाती है। तो राइटर कहती है यानी कि जैसे कि ट्रेडिशन उनके पेरेंट्स ने फॉलो किया था वैसा ही उनके जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। यानी इस ट्रेडिशन से बाहर निकलने का जो है मतलब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। यानी जो ट्रेडिशन उनके पेरेंट्स ने फॉलो किया वो भी उनके जो चिल्ड्रन है वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब देखिए राइटर बताती है हमें कि इसमें एक कोटेशन आया अच्छा सा, कौन सा? गार्बेज गार्बेज। देखिए अगर उस गार्बेज में, कचरे के ढेर में कचरा भूनते समय यदि किसी बच्चे को अगर कोई मतलब एक रुपया या एक कॉइन मिल जाता है, एक सिक्का मिल जाता है, तो वो बच्चे क्या सोचते हैं? वह सिक्का जो है, वह कॉइन जो है उस फैमिली के लिए एक गोल्ड कॉइन के इक्वल हो जाता है। तो इसमें कोटेशन आया है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड।
नेम इज गोल्ड, यानी कचरा भूनना उनके लिए क्या है, गोल्ड के इक्वल है। अगर उन्हें उस गार्बेज में, गार्बेज डंप्स में, उनके ढेरों में, डिप्स में यदि एक कॉइन मिल जाता है, अगर एक सिक्का भी अगर उन्हें उस कचरे के ढेर में मिल जाता है, तो वो उनके लिए एक गोल्ड के कॉइन के इक्वल है। यानी एक सिक्का, यानी उनको मिला हुआ, उस कचरे में मिला हुआ एक सिक्का उनके लिए गोल्ड के इक्वल है, यानी सोने के इक्वल है, क्योंकि वह एक सिक्का उनके लिए क्या है, लिवलीहुड, यानी उनका जो लिवलीहुड है या उनका जीविकोपार्जन है, यानी उसमें हेल्प करता है, यानी उस सिक्के के सहारे वो कुछ ना कुछ खा पाएंगे, अपनी शायद भूख मिटा पाएंगे। तो यानी किसी न किसी तरीके से, यानी राइटर जो एनिसन है, उन्होंने ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, हटमेंट्स में रहने वाले इन बच्चों की लाइफ के बारे में बताया। वो लाइफ, वो बचपन, वो चाइल्डहुड जो कि हो चुका है, इसमें अंधेरे अंधेरे में खो चुका है, डार्कनेस में खो चुका है, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि वो इनसे बाहर निकले। अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज इनको, इनके लिए अवेलेबल करवा रखी हैं। अगर वो चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी यानी हमें जो वेल्दी पर्सन्स हैं, जो रिच पर्सन्स हैं, उन्हें किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में इनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। राइटर हमसे रिक्वेस्ट करती हैं, हमसे कहती है, अर्ज करती हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से जो नीडफुल पर्सन्स है, ऐसे बच्चे जो कचरे के ढेर में कचरा भूनते हुए हमें मिल जाए, उन्हें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हमें पीटी दिखाकर, सिंपैथी दिखाकर, कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, फॉर्म में हमें उन्हें असिस्ट जरूर करना चाहिए, उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो घूम फिर के इस पेरिफेरी, यदि हम इस चैप्टर की देखें, स्टोरी की देखें, तो एनिस जंग ने हमें उन बच्चों के जो कि कचरे के ढेर में कचरा बुनते रहते हैं, हालांकि उनकी उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, ऐसा ट्रेडिशन है, इसीलिए वो लोग कचरा बुनते हैं, और उनकी किसी न किसी फॉर्म में हमें हेल्प जरूर करनी चाहिए। और इस चैप्टर में एनिस जंग ने यही हम लोगों से रिक्वेस्ट की है और समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।